नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन देखते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने भी अवश्य ही देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिल्क के पैकेट के ऊपर लिखे हुए उन शब्दों के विषय में जिसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी जानने की कोशिश की कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिल्क के पैकेट के ऊपर लिखे उन शब्दों को होमोजिनाइजेशन एवं पाश्चुराइजेशन की। दोस्तों, क्या मतलब होता है इन शब्दों का जो कि मिल्क के पैकेट के ऊपर अक्सर हम लिखे हुए देखते हैं? होमोजिनाइजेशन एवं पाश्चुराइजेशन। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। दूध का समांगीकरण क्या होता है? आखिर ये क्या होता है समांगीकरण? होमोजिनाइजेशन को हिंदी में समांगीकरण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, समांगीकरण। समांगीकरण का मतलब होता है समान अंगों में विभाजित करना। और यदि अब दूध की बात कर रहे हैं तो दूध में कौन से समान अंगों को विभाजित करेगा? तो दूध में मौजूद जो वसा के कण होते हैं, जो मलाई के कण होते हैं, उसको समान अंगों में विभाजित करना दूध का समांगीकरण कहलाता है। तो दूध का जो होमोजिनाइजेशन होता है यानी कि समांगीकरण जो होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दूध में मौजूद जो वसा के गोलिकाएं होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े गोलिकाएं होते हैं। तो जो वसा के बड़े बड़े गोलिकाएं होते हैं उसको अत्यंत छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। उनको क्या किया जाता है कि अत्यंत छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि पूरे के पूरे दूध में एक समान रूप में वितरित हो जाते हैं और पूरा का पूरा दूध गाढ़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम होमोजिनाइजेशन बोलते हैं और इस वजह से क्या होता है कि होमोजिनाइज्ड वर्ड को दूध के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। वो जो दूध होता है वो होमोजिनाइज्ड होता है, उसका होमोजिनाइजेशन हो चुका होता है, तो इस वजह से वो दूध के पैकेट पे वह लिखा हुआ होता है। तो अब एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिरकार ये दूध का जो होमोजिनाइजेशन है, समांगीकरण जो होता है, वो क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब कि इसके कुछ फ़ायदे होंगे तभी तो होमोजिनाइजेशन का रिक्वायरमेंट हुआ, आवश्यकता हुई। तो होता है कि यदि हम कोई दूध है अगर उसका समांगीकरण किया गया है तो उससे क्या होता है कि दूध के ऊपर क्रीम लेयर नहीं बनती है। नॉर्मली जो बिना अगर समांगीकरण नहीं किया हुआ किसी दूध का तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर में क्रीम की परत जम जाती है, लेयर जम जाती है। तो अगर कोई दूध समांगीकरण किया गया है किसी दूध का, वो होमोजिनाइज्ड है, तो उसमें क्या होगा कि क्रीम लेयर नहीं बनेगी तथा हिलने डुलने के बाद क्या होगा कि वसा का जो पृथक्करण भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि वो जो वसा है ऑलरेडी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़कर पूरे के पूरे दूध में वो मिक्सअप हो गया है, एक समान रूप से वितरित हो गया है। तो कोई उसमें इधर उधर उसके बिखरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वो पूरे के पूरे दूध में मिला हुआ है। समांगीकृत जो दूध होता है वह बर्तन से भी नहीं चिपकता है। एक फ़ायदा इसका यह भी है कि इसको जिस बर्तन में भी रखिए उस बर्तन से क्या होता है कि यह चिपकता नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि यदि किसी दूसरे बर्तन में उसको चेंज करना है या दूसरे बर्तन में रखने की आवश्यकता है तो आप इजीली उसमें रख सकते हैं, आपका दूध उससे वेस्ट नहीं होता है। समांगीकरण से एक लाभ यह भी है कि क्या होता है कि अगर कोई दूध होमोजिनाइज्ड है तो वो उसका जो कलर होता है बाकी अगर दूधों से दूध से जो कंपेयर करेंगे, बाकी जो मिल्क है, जो कच्चा मिल्क होता है या जो बगैर होमोजिनाइज्ड है, तो उसके अगर उससे हम कंपेयर करें तो जो होमोजिनाइज्ड मिल्क होगा वो उसकी अपेक्षा ज़्यादा सफ़ेद दिखेगा, ज़्यादा चमकीला दिखेगा। एक फ़ायदा और भी है कि जो होमोजिनाइज्ड मिल्क होता है यानी कि समांगीकृत जो दूध होता है उसको पचाना आसान हो जाता है, यह ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसको पचाना आसान होता है। देखते होंगे कि आप लोग पैकेट का दूध पी करके ईजिली आसानी से पचा लेते होंगे, बट अगर कोई कच्चा दूध होता है जैसे गाय का अगर आप लेकर के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का लेकर के आ रहे हैं, तो उसको क्या होता है कि पचाना उतनी ईजिली आप डाइजेस्ट उसको नहीं कर पाते होंगे। लेकिन क्या है कि अगर पैकेट वाला दूध है तो क्या वो उसमें लिखा हुआ रहता है होमोजिनाइज्ड, वो पहले ही समांगीकृत जो है वो किया जा चुका है, उसका समांगीकरण किया जा चुका है, तो उसको क्या होता है कि पचाना जो होता है ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है वो। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब जैसे आपको पता है कि यदि किसी चीज़ में फ़ायदा है तो उसमें कहीं न कहीं कुछ नुकसान भी है। तो जैसे अगर आपको क्रीम निकालने का शौक़ है, अगर आपको इच्छा है कि हम क्रीम निकालें या क्रीम निकालने का यदि शौक़ है तो आपको जो होमोजेनाइज्ड मिल्क नहीं है उसी को प्रेफ़र करना होगा। मतलब समांगीकृत किया हुआ दूध से अगर आप क्रीम निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, इसको मत करके आप मक्खन भी नहीं निकाल पाएंगे।
होमोजेनाइज्ड मिल्क में क्या होता है कि झाग ज़्यादा बनता है और जल्दी बन जाता है। और जो है कि अगर आपका शौक़ है कि चीज़ पनीर या छेना वगैरह खाने का शौक़ है, तो आपको होमोजेनाइज्ड मिल्क नहीं प्रीफ़र करना हो, क्योंकि जो समांगीकृत जो दूध होता है उसका प्रयोग जो होता है चीज़ पनीर या छेना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है इसका। ये सही नहीं होता है उपयोग करना, क्योंकि इससे आप इन चीज़ों को बनाना आसान नहीं होता है, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपसे इसे ना तो क्रीम निकाल सकते हैं, नहीं मक्खन बन सकता है, तो आप चीज़ पनीर छेना वगैरह कहाँ से बना पाइएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यदि आपको शौक़ है चीज़ छेना वगैरह खाने का, तो आपको बगैर होमोजेनाइज्ड मिल्क को ही प्रीफ़र करना होगा, कच्चे दूध को आप प्रीफ़र कर लीजिए, ये होता है। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि हाँ ठीक है, ये समांगीकरण है, इससे ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ऐसा ये चीज़ होता है। बट ये हमारे मन में एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि आखिर ये कैसे किया जाता होगा। दूध तो हम ये देखते हैं कि कच्चा दूध तो हम समझ रहे हैं कि किस तरह से उपलब्ध हो रहा है, बट उसको होमोजेनाइज्ड फॉर्म में कैसे उपयोग करते हैं, उसका जो होमोजेनाइजेशन होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे कि आखिर अगर यदि आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो चाहे प्रक्रिया चाहे जो भी हो, इसकी हम प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि प्रक्रिया चाहे जो भी हो, बट जो भी प्रक्रिया है उसमें सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो दूध में वसा के जो कण होते हैं वो क्या बड़े बड़े ग्लोबल्स के फॉर्म में, गोलिकाओं के फॉर्म्स में होते हैं। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, उस ग्लोबल्स को, वो जो गोलिकाएं हैं उसको छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना हमारा मकसद है, ताकि वो पूरे के पूरे दूध में मिक्सअप हो जाए। अब ये प्रक्रिया चाहे कैसे भी कीजिए किसी भी तरीके से कीजिए, बट प्रक्रिया यही है। तो हालांकि इसके अगर देखा जाए, हम तरीकों के बात करेंगे, अगर तरीकों के बारे में बात करेंगे, तो ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक होता है सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन, जिसको एकल अवस्था वाले समांगीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसको कि होमोजेनाइजर बोलते हैं। तो मशीन द्वारा समांगीकरण के लिए क्या होता है कि दूध को सबसे पहले क्या करते हैं कि 43 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। पहले गर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे, छान करके उसको क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उस दूध का जो हमने पहले 43 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करके उसको साफ़ कर लिया था, अब क्या करेंगे, उस दूध के टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कितना करेंगे, 65 टू 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि उसमें जो भी लाइफेज एंटार्डम होंगे वो पूर्ण रूप से क्या होगा कि अग्रियाशील हो जाएगा। अब क्या होता है, इसके बाद यह गर्म दूध को क्या होता है कि जो हमने 65 टू 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब हमने उसको गर्म कर लिया, उसके बाद गर्म दूध को क्या होता है कि एक मशीन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं होमोजेनाइजर। उसमें क्या होता है, मशीन से उसके प्रेशर के साथ निकालते हैं, उसमें इतने दबाव से निकालते हैं कि मशीन में जो बहने वाली दूध की जो गति होती है 180 से 240 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। मतलब ये फुल स्पीड में निकलती है, बहुत स्पीड के साथ निकलती है, एक पतली नली के रास्ते से निकलती है। वो जितना पतला नली होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। वह जो ये बहाव का जो रेट है लगभग 2000 से 2500 psi प्रेशर पर होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मशीन में जो वाल्व तथा या सीट होता है, एक वाल्व सीट जो रास्ता, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस नली से जिस रास्ते से दूध को पास कराया जाता है, एक्चुअली अगर उसका देखा जाए तो बहुत ही नैरो रास्ता होता है, बहुत ही नैरो होता है। अगर देखा जाए तो 0.025 मिलीमीटर्स के आसपास में होती है। कहने का मतलब बहुत पतली ही नली होती है, जितना पतली नली उतना स्पीड में दूध पास होगा। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो पहले से क्या होता है कि अगर नॉर्मल वो दूध था तो उसमें जो ग्लूकोल्स होते हैं, गोलिकाएं थी, उसका साइज़ अगर देखा जाए तो 2 से 5 मिली माइक्रोन के आसपास बराबर होती है। लेकिन जब उसको नली से होकर के गुजारते हैं तो जो 2 से 5 मिली माइक्रोन की जो उसका जो आकार था उसके गोलिकाओं का, वो क्या होता है कि टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है कि वो टूट करके 2 मिली माइक्रोन से भी छोटे आकार की रह जाती है। तो हमारा मकसद यही तो था, हमारा मेन मकसद क्या था कि जो दूध में मौजूद वसा के जो कण हैं, वसा के जो गोलिकाएं हैं, वो क्या बड़े बड़े साइज़ में थे। उसका साइज़ क्या था, 2 से 5 मिली माइक्रोन के आसपास में था। तो अभी हमने क्या किया कि जब उसको मशीन से पास कराएं प्रेशर के साथ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो गोलिकाएं थी वो 2 मिली माइक्रोन से भी छोटा हो गया।
2 मिली माइक्रोन से भी छोटा हो गया, और छोटा होने के बाद क्या होता है कि वो पूरे दूध में अब इतने छोटे छोटे हो गए कि अब उसके बाद क्या होता है कि वो ऊपर आ पाने में असमर्थ हैं। जितनी बड़ी गोलिकाएँ होंगी उतने उसका नेचर क्या होगा कि उतनी जल्दी वो दूध के ऊपर आने की उसकी प्रवृत्ति होगी, लेकिन उसके क्या हमने उस गोलिकाओं को तोड़ करके छोटा छोटा कर दिया, तो अब क्या होगा उसमें ऊपर आने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, और वो क्या होगा कि जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ रहेगा, और उससे क्या होगा कि पूरे पूरे दूध में वो मिक्सअप हो गया। तो ये हमारा मेन मकसद यही तो था कि उनकी गोलिकाओं को हमने तोड़ दिया। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन है। तो यहाँ पे देखा कि समांगीकरण क्रिया में एक बात आपको बता दूं कि दूध जितना अधिक चाल से जितने अधिक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, समांगीकरण उतना ही अच्छा होता है। हमने आपको बता दिया मेन मकसद हमारा क्या था, गोलिकाओं को तोड़ना था। तो यहाँ पे क्या जितनी पतली नली होगी उतने ज़्यादा वो अच्छा से उसका समांगीकरण हो पाएगा, क्योंकि जो उसकी जो गोलिकाएँ हैं, दूध के जो वसा के जो कण हैं, वो जितने पतली रास्ते से होकर गुजरेगी दूध की नली से होकर के वो, तो उतना ही छोटा छोटा आकार में वो टूट जाएगा। तो जितना छोटा छोटा आकार में टूटेगा समांगीकरण उतना ही अच्छा होगा, उतना ही दशना पूर्ण होगा। तो ये तो था सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन। इसमें हमने देख लिया कि एकल अवस्था वाले समांगीकरण में क्या होता है। अभी क्या होता है कि नॉर्मली एक एकल अवस्था वाले समांगीकरण में क्या होता है कि मशीन से जब कणों को तोड़ा जाता है तो वो पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, वापस क्या होता है कि फिर से एक मतलब कि फॉर्म बना लेते हैं, फिर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो फिर उस चीज़ से बचाव करने के लिए क्या होता है कि इसका डबल स्टेज होमोजेनाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि द्विअवस्था वाली समांगीकरण कहते हैं। अब डुअल स्टेज होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि एकल अवस्था वाले मशीन से क्या होता है कि वसा के जो कण होते हैं ना, उनको विखंडन करना पूर्ण रूप से उसका विखंडन नहीं हो पाता, पूर्णतः वो टूटता नहीं है, जिससे कि बाद में क्या होता है कि वो आपस में मिलकर के गुच्छे बना लेते हैं। गुच्छे बना लेने की इसकी प्रवृत्ति को क्या होता है, पोस्ट क्लम्पिंग बोलते हैं। अभी इन क्लम्प्स को क्या होता है कि फिर से तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि फिर से अपेक्षाकृत कम प्रेशर वाले वाल्व से निकाला जाता है। उससे क्या होता है कि एक बार फिर से जो हमने जितना प्रेशर से निकाला था उससे अगर कम प्रेशर, उससे थोड़ा बहुत कम प्रेशर होगा, उस प्रेशर वाले वाल्व से उसको फिर से निकालेंगे। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 500 psi होता है। वहाँ पे हमने देखा था एकल स्टेज वाले में कि 2000 से 2500 psi के प्रेशर पे निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अब यदि दूसरी, क्योंकि एक बार उसका हमने उनके टुकड़ों को तोड़ लिया, अभी क्या है कि वो क्लम्प्स फिर से ऑलरेडी क्या वो टूटे हुए हैं, बट क्या है कि गुच्छे बनने की प्रवृत्ति बना ली। अभी क्या है कि उन गुच्छों को तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या उतना ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। 2000 से यदि अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नहीं टूट पाता है क्लम्प्स, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसके प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा करके 1000 तक कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली वो 500 psi पे हो जाती है, यदि नहीं होता है तो 1000 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उसके क्लम्प्स को तोड़ देते हैं। तो ये डुअल स्टेज जो होता है होमोजेनाइजेशन, उसमें ये करते हैं कि पहले एक बार उसको तोड़ लिया जाए। अगर एक बार में टूट ले रहा है सिंगल स्टेज में, जो हमने देखा, अगर एक बार में पास कराने से अगर उसकी गोलिकाएँ जो है वो टूट गई, हमारा जो मेन मकसद है कामयाब हो गया, तो उस स्टेज में वहीं पर रहने देते हैं। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो वहाँ तक संभव नहीं हो पाता है, क्लम्प्स बन जाते हैं, तो उन क्लम्प्स को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि फिर से उनको एक बार फिर से पास कराना पड़ता है नली से। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि प्रेशर को थोड़ा सा कम करते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रखते हैं। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं कि ये डबल स्टेज होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। अगर एक बार में नहीं हो पाया तो उसको नॉर्मली सिंगल स्टेज में हो ही जाता है, बट ये क्या है, डुअल स्टेज होमोजेनाइजेशन। अभी आपकी जानकारी के बता दूं कि जो डेयरी प्रसंस्करण जो होता है डेयरी में, उसमें क्या होता है कि समांगीकरण जो यंत्र होता है जिसको होमोजेनाइजर बोलते हैं, होमोजेनाइजर को नॉर्मली क्या होता है कि जो पास्चुराइजेशन किया जाता है, हम देखेंगे कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। जो मिल्क का जो पास्चुराइजेशन होता है उससे क्या होता है कि या तो पहले लगाना है या फिर जस्ट उसके बाद। मतलब यदि आप दूध का पास्चुराइजेशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उसको होमोजेनाइजेशन कर लीजिए, या फिर अगर आपने पास्चुराइज कर दिया तो अगर जैसे ही पास्चुराइज हो गया है और उसका होमोजेनाइजेशन आपने नहीं किया है तो जस्ट उसके पास्चुराइजेशन के जस्ट बाद आप होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं। मतलब होमोजेनाइजेशन पास्चुराइजेशन के जस्ट पहले या जस्ट बाद करना है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए, भारतीय दशाओं में क्या होता है कि जो होमोजेनाइजर होते हैं, यानी कि जो समांगी कारक होते हैं होमोजेनाइजर, उसको क्या होता है कि पास्चुराइजेशन से पहले लगाना ज़्यादा सही होता है। क्यों? क्योंकि बाद में लगाने से क्या होगा कि दूध में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही क्या होता है कि दूध का भंडारण भी गर्म जलवायु व आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण आवश्यक कम टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है, तथा दूध खराब होने की जो संभावना है वह अधिक हो जाती है। दूध का जो भंडारण है
और यहाँ पे क्या है कि गर्म जलवायु है, तो गर्म जलवायु की वजह से क्या होता है कि कम टेम्परेचर मिल नहीं पाता है। तो कम टेम्परेचर में नहीं मिल पाएगा तो दूध क्या है कि ख़राब भी हो सकती है, उसमें संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है कि होमोजेनाइजेशन जो होता है वो पाश्चराइजेशन से जस्ट पहले कर लिया जाता है। तो ये तो था होमोजेनाइजेशन। अभी देखते हैं कि आखिरकार ये दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है, जिसको कि पाश्चुरीकरण बोलते हैं, वो किससे किया जाता होगा। आखिरकार ये पाश्चराइजेशन क्या है। तो पाश्चराइजेशन क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मिल्क को एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद, दूध को क्या करते हैं कि निश्चित सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और गर्म करने के तुरंत बाद इसको ठंडा कर लिया जाता है। यही क्या है, ये पाश्चराइजेशन होता है। पाश्चराइजेशन में क्या होता है कि पहले मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करिए, गर्म जैसे ही उस टेम्परेचर पे वो गर्म हो जाता है, सेम टाइम उसको ठंडा कर लिया जाता है। अब जिससे क्या होता है कि मिल्क में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं ना, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि पाश्चुरीकरण या फिर पाश्चराइजेशन कहते हैं। अब ये पाश्चराइजेशन के क्या फ़ायदे हैं। आखिरकार पाश्चुरीकरण किया गया है, दूध पे पैकेट पे लिखा हुआ होता है पाश्चराइज्ड, मतलब कि वो उसका पाश्चुरीकरण किया गया है, पाश्चराइजेशन हो चुका है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि इससे दूध में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया कहें, यदि इसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो अगर किसी दूध का अगर पाश्चराइजेशन किया गया है तो हम कह सकते हैं कि इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो गए हैं। और कच्चे दूध की तुलना में, या जो है इसकी नॉर्मल अगर दूध की तुलना में अगर किया जाए, तो जो पाश्चराइज्ड मिल्क है उसका सेल्फ लाइफ जो होता है वो बढ़ जाता है। अब की जानकारी के लिए बता दूं कि जो दूध को हम क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन में जो एक टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो दूध को जिस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ना, वो घर में उबलते हैं। जिस मतलब कि हम अगर दूध को बॉयल कर रहे हैं घर में, जिस टेम्परेचर पे दूध बॉयल होने लगता है उस टेम्परेचर से यह कम होता है। और ऐसा माना जाता है कि कम टेम्परेचर पे यदि गर्म करके दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है वो उबलने से कम के टेम्परेचर में किया जाता है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि दूध में जो मौजूद होते हैं पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, और बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं वो मर भी जाते हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणु मर भी जाते हैं और जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी बचा का बचा रह जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा जो दूध होता है, मेन मकसद क्या होता है, पाश्चराइज्ड मिल्क बनाने का मकसद क्या होता है कि यह घर में बिना उबाले इस्तेमाल करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि आप उसको बगैर उबाले हुए पी लीजिए, मतलब सीधा ग्लास में डालिए और पी लीजिए, इस उद्देश्य से बनाया जाता है। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। अगर आपको मन इच्छा हो रहा है, मन नहीं मान रहा है कि नहीं हो सकता है कि ये अच्छे से पाश्चराइजेशन नहीं हो पाया होगा, या इसमें की जीवाणु कीटाणु जो भी हैं अगर मरे नहीं हैं, तो आपकी अपनी इच्छा के लिए इसको थोड़ा बहुत गुनगुना कर लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। बट पाश्चराइजेशन जो होता है मिल्क का, जो पाश्चराइज्ड मिल्क होते हैं, मेन उस उद्देश्य उसका यही होता है कि इसको आप पीने से पहले गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ग्लास में डालिए और पी लीजिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि कच्चा दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। कच्चा दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जीवाणु वगैरह, हानिकारक जीवाणु वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर जो पाश्चराइज्ड मिल्क है उसको भी कहा जाता है कि भारत जैसे गर्म टेम्परेचर वाले देश में उबाल कर ही पीना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो कल्चर है, यहाँ की जो जलवायु है, गर्म जलवायु है, तो ऐसे जलवायु को देखते हुए ऐसा कहा गया है कि जो पाश्चराइज्ड मिल्क भी है उसको भी आप गर्म करके ही पीजिए, उसको भी गर्म कर लेना चाहिए तभी पीना चाहिए। उससे क्या होगा कि उबालने से दूध के पोषक तत्व कुछ नष्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है कि आपने जो पाश्चराइज्ड मिल्क है ऐसा उद्देश्य से बनाया गया कि अगर आप उसको पीजिएगा तो मतलब कि बगैर आप गर्म कर किए हुए पी सकते हैं। लेकिन यदि आपने फिर भी उसको गर्म किया तो उससे क्या होगा कि उससे दूध के पोषक तत्व कुछ हो सकते हैं कि नष्ट हो जाएं, पर जीवाणु वाले दूध को पीने से तो अच्छा है ना। अगर उस दूध में जीवाणु हैं, मौजूद हैं, तो उससे तो अच्छा है कि आप बगैर जीवाणु वाले दूध को पी लें, थोड़ा सा गर्म कर लें। हो सकता है थोड़े बहुत पोषक तत्व मर भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जीवाणु वाले दूध को पिएंगे तो वो ज़्यादा नुकसान होगा। उबला दूध भी काफ़ी पोषक होता है और बीमार होने के खतरे को तो काफ़ी कम कर सकता है ये।
तो ऐसा माना जाता है। तो ये पाश्चुरीकरण के फ़ायदे होते हैं। अभी हमने देखा कि जब किसी चीज़ में कुछ फ़ायदा होता है तो कहीं न कहीं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अब देखते हैं कि इसका जो अगर हम मिल्क का पाश्चुराइजेशन किए तो इससे आखिर नुकसान क्या है, हो सकता है पाश्चुरीकरण से क्या हानि है। तो जो पाश्चुरीकृत जो दूध होता है, मतलब पाश्चुराइज्ड मिल्क होता है, उसमें अगर उसको कंपेयर करें कच्चे दूध से, तो उसकी तुलना में जो पाश्चुराइज्ड मिल्क होंगे उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। उसमें पोषक तत्व की जो मौजूदगी होगी एक कच्चे दूध की तुलना में कम होगी। वो अलग बात है कि आपको दोनों में से सिलेक्ट करना है, दोनों में से कंपैरिजन आपको करना है कि आपको पोषक तत्व वाले पीना है या फिर हेल्दी पीना है। बट जो हम यहाँ पे अगर हानिकारक दृष्टिकोण से यदि देखें तो पाश्चुरीकरण से यह नुकसान है कि जो नॉर्मल दूध की तुलना में इसमें क्या पोषक तत्व कम होते हैं। और ये भी होता है कि पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध में वैसे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जब दूध का, मिल्क का पाश्चुराइजेशन किया जा रहा होता है उस समय ऐसी स्थिति भी होती है कि उसमें जो लाभदायक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लैक्टिक एसिड बेसिडी जो है वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बट वह भी क्या होता है कि इसमें मर जाता है। तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। यहाँ पे इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पाश्चुरीकरण से यह हानि है। अब देखते हैं कि आखिर ये किन तरीक़ों से पाश्चुरीकरण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आखिरकार मिल्क को पाश्चुराइज किया जा रहा है तो आखिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके। तो दूध के जो पाश्चुरीकरण के तरीके हैं उनको तीन मेथड से किया जाता है पाश्चुरीकरण। एक होता है जिसको हम होल्डर विधि बोलते हैं, होल्डर विधि या होल्डर मेथड्स बोल दीजिए। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड्स, एंड तीसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं होल्डर विधि के बारे में। इस विधि में क्या होता है, दूध को कम से कम आधे घंटे तक, दूध को कम से कम 30 मिनट तक 63 टू 66 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। और जैसे ही इस टेम्परेचर पे गर्म होता है, जैसे ही 63 टू 66 डिग्री टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, फिर उसको तुरंत ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ठंडा कर लेते हैं। एक बार उसको 63 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म किए, जैसे ही उतने डिग्री टेम्परेचर वह अचीव कर लिया, सेम टाइम उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद उसको साफ़ करके स्वच्छ कर लेते हैं उसको। और ये क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये एक छोटे पैमाने पर दूध का जो पाश्चुरीकरण है उसको करने की एक अच्छी विधि है। अगर छोटे स्केल पे देखा जाए, छोटे पैमाने पे देखा जाए तो दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है उसको करने की एक अच्छी विधि है। और अगर ये क्या होता है, नॉर्मली गाँव में किया जाता है, आप भी घरों में भी कर सकते हैं। दूध को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, अगर आप अनुमान से 63 टू 66 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर जो भी है, आप अनुमान से उसको गर्म कीजिए और सेम टाइम उसको ठंडा करके आप उसको साफ़ करके पी लीजिए। नॉर्मली गाँव में यही विधि उपयोग में किया जाता है। तो ये होती है होल्डर विधि। इस विधि में हमने क्या देख लिया कि इस तरह से इससे जो होता है वो होल्डर विधि बोलते हैं, इसका जो पाश्चुराइजेशन होता है। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। नाम से ये स्पष्ट है, हाई टेम्परेचर। अभी आपने कितना डिग्री टेम्परेचर पे किया था होल्डर मेथड में, 63 टू 66 डिग्री, मतलब इससे तो हाई ही जाएगा टेम्परेचर। लेकिन वहाँ पे क्या है, 30 मिनट तक आपने उसको गर्म किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम मेथड, मतलब कि यहाँ पे जो है 30 मिनट, उससे यहाँ पे टाइम कम होगा बट टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड में। इस विधि में क्या होता है कि दूध को लगभग 15 सेकेंड, जैसा कि आप पहले से फर्स्ट हो गया शॉर्ट टाइम, वहाँ 15 सेकेंड के लिए, लेकिन 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड में क्या होगा कि दूध को हम गर्म करेंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, लेकिन कितने टाइम के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद इसको तुरंत ही, जस्ट जैसे ही ये 72 डिग्री टेम्परेचर को अचीव करेगा, सेम टाइम हम इसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे और ठंडा करके इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेके आ जाएंगे। मतलब इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे ही अचीव किया, उस वहीं पे स्टॉप करके अभी क्या कूलिंग डाउन स्टार्ट कर देंगे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर देंगे। यदि देखा जाए तो नॉर्मली आजकल क्या होता है, इसी विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है।
आजकल दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है, जो पाश्चुराइजेशन होता है, उसमें हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड जो है इसी का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। यह जो मेथड है अधिक मात्रा में दूध को जो है पाश्चुराइजेशन के लिए उपयोग होता है। नॉर्मली अगर सभी लोग यही कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि नॉर्मली जो दूध का अधिक मात्रा में अगर पाश्चुराइजेशन है तो नॉर्मली लोग इसी मेथड्स को यूज़ करते हैं, इसी मेथड से किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड्स में हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड्स को करने से दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है, जो दूध पाश्चुराइज हुआ है इस मेथड से, उससे क्या होता है, उस दूध का जो लाइफ है 2 से 3 हफ्ते तक फ्रेश रहता है। वह दूध, उस प्रकार का दूध क्या होगा कि 2 से 3 वीक तक वो फ्रेश रहता है। नॉर्मली आप डेयरी से जो पैकेट वाले दूध लाते हैं वो नॉर्मली वो इसी मेथड से उसका पाश्चुराइजेशन किया जाता है। आप उस पर देखते होंगे कि वो पाश्चुराइज्ड जो लिखा हुआ होता है वो जो है वो उसको हम देखते हैं नॉर्मली 1 दिन 2 दिन, किसी से 4 दिन 5 दिन जो भी होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, सेल्फ लाइफ है। उससे जो है वो जिस मेथड से किया जाता है वो यही है, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। अब पाश्चुराइजेशन का एक तीसरा मेथड्स भी है, वो होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से मतलब क्या है, स्पष्ट है कि इसका टेम्परेचर मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि 63-66 डिग्री, दूसरा 72 सेंटीग्रेड। अभी क्या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मतलब बिल्कुल हाई, इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हाई से भी हाई। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि तीसरा जो मेथड है इसमें क्या होता है कि दूध को ना, मिल्क को 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 to 5 सेकेंड्स तक गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिल्क को 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितने समय के लिए गर्म करते हैं, ओनली 4 से 5 सेकेंड तक, ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना है। 4 to 5 सेकेंड्स तक उसको गर्म करेंगे और उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद क्या होगा कि इसको तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद और इसको बाद क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि इस जो थर्ड मेथड है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मेथड है, इस मेथड से जो दूध का जो पाश्चुराइजेशन होता है उससे क्या होता है कि इसकी लाइफ 9 महीने तक बढ़ जाती है। इसकी लाइफ जो होती है वो 9 महीने तक बढ़ जाती है। अब जो बोतल में जो दूध देखते हैं या फिर जो जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स वगैरह जो लिखा हुआ होता है, जो पैक्ड होता है, वो जो बोतल वाले दूध होते हैं वो बेसिकली इसी मेथड से पाश्चुराइज्ड किए हुए होते हैं, जिसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड कहते हैं। तो दोस्तों ये था, हमने आज देखा इस वीडियो में कि होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ये इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रोसेस होता है, पाश्चुराइजेशन क्या होता है, पाश्चुराइजेशन से क्या लाभ है, क्या हानि है और कैसे होता है, आज हमने इस वीडियो में देखा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।